दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 12 अक्टूबर 2023। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रीलिम मंत्रा की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर 31 अक्टूबर को अपनी सुनवाई करेगा। देखिए 2018 में इस योजना में एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किए गए जिनके माध्यम से क्या हुआ कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको पैसा दान किया जा सकता था। अब देखिए हालांकि पिछले साल ही अप्रैल में कोर्ट ने कहा था कि वो इस योजना को जो चुनौती देने वाले दो एनजीओ है, फर्स्ट वन इज कॉमन कॉज और सेकंड वन इज एडीआर यानी कि एसोसिएशन एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके द्वारा जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनकी ये सुनवाई करेगा। चलिए समझते कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या और इसे लीगल चैलेंजेस क्यों फेस करने पड़ रहे हैं। देखिए 2017 में यूनियन बजट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनाउंस किया गया जो कि एक इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया जाएगा जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम रूप से धन दान किया जाता है, या फिर आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनके जरिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, देखिए ये कुछ ऐसे बॉन्ड थे जो 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 CR रुपए के मल्टीप्लायर के रूप में बेचे जाते थे और ये जो एसबीआई के ऑथोराइज ब्रांचेस थी उनके द्वारा ही खरीदे जाते हैं। मान लीजिए एक डोनर है जिसे 10 लाख तक का अमाउंट जो है वो डोनेट करना है, तो वो सबसे पहले इस एसबीआई की ऑथोराइज ब्रांचेस के पास जाएगा और वहां पे चेक के थ्रू या फिर डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू इस अमाउंट को पे करेगा। देखिए इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए मैक्सिमम 15 डेज ले सकती है। अगर 15 डेज के अंदर उन्होंने ये बॉन्ड रिसीव नहीं किया तो ये जो इसका अमाउंट है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर दिया जाएगा। इसमें ना कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लाइक कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जो है वो कितने भी चाहे तो बॉन्ड खरीद सकती है। अगर हम थोड़ा और जाने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो देखिए पहली बार 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली थे उनके द्वारा एक बजट स्पीच में इसकी घोषणा की गई और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना अधिकांश धन जो है वो गुमनाम दान के रूप में प्राप्त करती थी, जिसे वो क्या करती थी इन कैश में शो करती थी। इसीलिए भारत में पॉलिटिकल फंडिंग की जो व्यवस्था थी उसे साफ करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत थी। इसमें ना दो चेंजेस प्रपोज किए गए। फर्स्ट वन इज जो कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके द्वारा जो अननोन रिसोर्सेज से जो नगद राशि प्राप्त की जाती थी उसका अमाउंट 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया कि जो दूसरा जो इन्होंने एक कदम उठाया महत्वपूर्ण वो था कि इस तरह की फंडिंग को और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कर दी। अब देखिए इसे ये इशू फेस क्यों करना पड़ रहा है कि जो लाइव लॉ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पिटीशन फाइल हुई है कम्युनिस्ट पार्टी फॉर इंडिया, मार्क्सिस्ट और जो एनजीओ है कॉमन कॉज और एडीआर के द्वारा जो दायर की गई है, उन्होंने कहा है कि ये एक अस्पष्ट फंडिंग प्रणाली जो कि किसी भी ऑथोराइज द्वारा अनियंत्रित है के रूप में चुनौती दी है। और फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है वो करप्शन को प्रमोट कर रही है। सेकंड इसने कहा है कि ये जो बॉन्ड था या फिर ये जो स्कीम थी वो मनी बिल के रूप में पास की गई थी और इसने क्या किया है, वायलेंस किया है आर्टिकल 14 को, 19 को और 21 को। बेसिकली हमें इस आर्टिकल में बस इतना ही समझना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि जो तांजानिया की प्रेसिडेंट है उन्हें जेएनयू द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला बन गई है। जो तांजानिया की सामिया सुलूह हसन है उन्हें ये ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान और जो जेएनयू के वाइस चांसलर हैं शांति श्री डी पंडित, ये उनके द्वारा ये उपाधि प्राप्त की गई है। अब देखिए बेसिकली हम समझते हैं कि डॉक्टरेट डिग्री और ये ऑनरी जो डॉक्टरेट अवार्ड है इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जब हमारा पीजी कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम उसकी क्राइटेरिया को सारी तरीके से फॉलो करते हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया सेट किया गया है,
अगर हम उसके अंडर में वो सारे क्राइटेरिया या उन सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो हमें वो डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है। लेकिन ये जो ऑनरी डिग्री होती है या फिर ये ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, लेकिन जो अदर देन दिस इसके सेट किया गया क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें आते हैं तो आपको ये किसी स्पेशल काम की वजह से दी जाती है। तो जेएनयू से इस तरह की जो डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला है वो तांजानिया की प्रेसिडेंट बन गई है। अब देखिए इन्हें ये उपाधि क्यों प्राप्त की गई है कि इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया है, जो भारत और तांजानिया के बीच जो संबंध है उनको बेहतर बनाने में मदद की है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी इन्होंने प्रमोट किया है। तो बेसिकली हमें इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि गांधी जी जो इस स्टेट के अगेंस्ट में क्यों थे पैलेस्टीन में। देखिए गांधी जी का अपना एक व्यू था जूइश पीपल के लिए, वो बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते थे। जूइश पीपल वो थे जो यहूदी राज्य के लोग थे, या फिर इन्हें यहूदी भी कहा जाता था। ये वो लोग थे और इनकी जो दूरदर्शा के प्रति गांधी जी की सहानुभूति थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन कभी भी वो ये नहीं चाहते थे कि जियोनिस्ट और फिलिस्तीन में किसी भी तरीके का ये जेविश स्टेट बने, वो इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। ये 26 नवंबर 1938 में उन्होंने लिखा हरिजन मैगजीन में कि जो फिलिस्तीन है वो उसी तरह अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फिर फ्रांस जो है वो फ्रांसीसियों का है। हरिजन जो थी वो एक वीकली मैगजीन थी जिसमें गांधी जी अपने व्यू अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर अलग अलग टॉपिक पर लिखते थे। अगर हम बात करें जो जूइश पीपल के ऊपर सिंपैथी का व्यू था गांधी जी का, वो क्यों था, किस कारण से था, तो देखिए जो जूइश पीपल थे उनको बहुत ज्यादा उनके स्टेट में टॉर्चर किया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये इनके धर्म के मतलब सबसे जो एक अनटचेबल होते हैं ये उसमें काउंट होते थे अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल ये सिमिलरली थे जैसे कि हिंदू में क्या है कि हिंदू में कुछ कास्ट जो है अनटचेबल कैटेगरी में आ रखी थी गांधी जी के टाइम पे। जैसे उनके साथ व्यवहार इंडिया में किया जाता था वैसे ही यहाँ पर भी ये जो जूइश पीपल थे इनके साथ भी सेम टॉर्चर किया जाता था। इन्हें भी अनटचेबल कैटेगरी में रखा जाता था, इनका भी शोषण किया जाता था। दैट्स वाई गांधी जी जैसे इंडिया में जो वो हिंदू की जो अनटचेबल कैटेगरी से लोग थे जैसे उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, सिमिलरली वो जूइश पीपल से भी उतनी ही सहानुभूति रखते थे। अब देखिए वो क्यों इन सब चीजों के अगेंस्ट थे, वो इतना सारी सहानुभूति रखने के बावजूद भी क्यों चाहते थे कि पैलेस्टीन में किसी भी तरीके का ये जूइश स्टेट जो है या फिर जो यहूदी राज्य है वो क्रिएट ना हो, वो हमेशा जियोनिस्ट जो स्टेट था उसके अगेंस्ट में हमेशा रहे। अब अगर हम बात करें कि ये जियोनिस्ट स्टेट का मतलब क्या है या फिर जियोनिस्ट का मतलब क्या है, तो देखिए ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये जूइश पीपल के लिए बनना था। वो भले ही जूइश के लिए सिंपैथी रखते हो बट वो कभी भी इस तरह का स्टेट का सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे कि उन्होंने इंडिया में नहीं किया। जैसे इंडिया में क्या था कि जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो उस टाइम पे 1947 में कहा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए अलग स्टेट बनाया जाएगा और जो हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए अलग स्टेट बनाया जाएगा। जैसे हिंदू के लिए हिंदुस्तान हो जाएगा और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान बनाया जाएगा। जैसे गांधी जी ने इस चीज का सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पर, इसी तरीके से गांधी जी ने इस जियोनिस्ट स्टेट का कभी भी सपोर्ट नहीं किया, भले ही वो कितना भी जूइश पीपल के प्रति सिंपैथी रखते थे, क्योंकि उनका यही बिलीव था कि वो कभी भी किसी भी तरीके के बंटवारे में शामिल नहीं होंगे और वो किसी भी धर्म या जाति को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये जो इनका बिलीफ था वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। अब देखिए उनका कहना था कि जो पैलेस्टीन है वो पहले से ही अरबों का है, अरबी जो है वो पहले से ही पैलेस्टीन में रहते हैं। अगर वहां पर ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि जो जूइश स्टेट बने, उसकी वजह से क्या होगा, अरब और जूइश के बीच में वायलेंस के चांसेस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि देखिए इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो अरब है वहां पर ऑलरेडी कौन सा धर्म
ज्यादा है, वहां पे जो मुस्लिम लोग हैं वो ऑलरेडी उनका स्टेट बना हुआ है। अगर वहां पे एक जूइश स्टेट भी बन जाए तो क्या होगा, इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, इन दोनों के बीच वायलेंस बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई गांधी जी इन सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए भी वो इस स्टेट बनने के अगेंस्ट में थे। और साथ ही साथ गांधी जी का एक और स्टेटमेंट क्या था कि उन्होंने कहा कि जो जूइश पीपल हैं, जो अदर स्टेट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर पैलेस्टीन में इस तरह का कोई भी स्टेट बन जाता है तो वो क्या होगा, ये मैटर क्या करेगा, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा इन फ्यूचर जाकर। तो इसलिए भी ये भी एक कारण था कि भले ही वो जूइश पीपल के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने जेविश स्टेट का सपोर्ट नहीं किया पैलेस्टीन में। तो इस आर्टिकल में हमें इतना ही समझना था कि जो जियोनिस्ट, इस आर्टिकल में बेसिकली हमें इतना समझना था कि ये जियोनिस्ट स्टेट होता क्या है, और गांधी जी ने जेविश स्टेट का क्यों विरोध किया पैलेस्टीन में, या फिर ये जो ज्यूइश पीपल हैं ये कौन होते हैं। हमें बस इस आर्टिकल में इतना ही समझना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि जो लोग आर्थिक रूप से वंचित आबादी के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर के इलाज की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उपायों की मांग करते हुए आयोग ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें एक लेटर लिखकर मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह की एक लिस्ट प्रिपेयर करने की सिफारिश की है NHRC ने, यानी कि नेशनल हेल्थ रिसर्च सेंटर ने। देखिए, NHRC ने कहा है कि सभी सिफारिशों को लागू करने और 2 महीने के भीतर अपनी एक्शन टेकिंग रिपोर्ट यानी कि ATR को इन्हें सबमिट करने की एडवाइस दी गई है। इसके अंदर कहा गया है कि इसमें ना केवल मेडिकेशन और थेरेपी बल्कि जो कम्युनिटी है उसका मेंटल हेल्थ देखभाल का एकीकरण भी है, जो व्यक्तियों को जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करेगा। और देखिए, जो NHRC है उसने ये रिकमेंड किया है कि सभी राज्यों को मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन करना होगा और एक समीक्षा बोर्ड बनाने और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अनुसार नियम और विनियम तैयार करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड ये जान लेते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर जो अडल्ट हैं उनकी तो हमें केयर करनी ही है। साथ में इसमें क्या सिफारिश की गई है कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं उनकी भी हमें स्पेशल देखभाल करनी है। इसके अंदर पहली सिफारिश तो ये की गई है। दूसरा कहा गया है कि जिस तरीके से जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं जो पीपल, उनको क्या किया जाता है, उनको अलग किसी रूम में लॉक्ड कर दिया जाता है या फिर अलग किसी जगह में उनको रख दिया जाता है। तो हमें इस सिफारिश में क्या करना है कि जितना हो सकता है इस पॉसिबिलिटी को कम करना है। थर्ड क्या था इसके अंदर कि जब भी किसी मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट को कभी भी अगर वो हमें लगता है कि वो ठीक हो गया है तो उसको जब भी हम डिस्चार्ज करते हैं तो हमें ये अश्योरिटी हो जानी चाहिए कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। इस तरह की सारी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए उसने कहा है कि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कि उसमें आपको एक अथॉरिटी का गठन करना होगा। इसी तरीके की कुछ सिफारिशें उसने अलग अलग जो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनको इस लेटर को लिख के इस तरह की कुछ सिफारिशों को और कुछ सलाहों की डिमांड की है। बेसिकली इस आर्टिकल में हमें इतना ही समझना था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, इस आर्टिकल में बात की गई जो टॉल्स्टे फॉर्म है जो कि लोकेटेड है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर एक 8 फुट की गांधी जी की एक प्रतिमा को अनवेल्ड किया गया है साउथ अफ्रीका में। अब देखिए, इस प्रतिमा को अनावरण किया गया है। जो इंडिया के हाई कमिश्नर है प्रभात कुमार, उनके द्वारा संडे को इस प्रतिमा को अनावृत किया गया है। ये लार्जर देन लाइफ क्ले स्टेचू
गांधी और जो नेल्सन मंडेला की बड़ी प्रतिमाओं में अब शामिल हो गई है। और ये जो दोनों प्रतिमाएं थी वो भारत के सेवाग्राम आश्रम के जो मूर्तिकार है जलंधर राजाराम चन्होले ने बनाया था। अब देखिए ये जो प्रतिमा है वो गांधी जी की याद दिलाती है जब उन्होंने उस समय साउथ अफ्रीका को छोड़ा था। यानी कि ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं वो 1914 से 1914 में महात्मा गांधी की तस्वीरें और ये बहुत पुरानी है। और ये जो मूर्ति टॉल्स्टे फॉर्म में एक भव्य श्रद्धांजलि है जहां गांधी जी 5 से 6 साल तक रहे हैं साउथ अफ्रीका में। यानी कि 1910 से लेकर 1914 तक गांधी जी यहाँ पर रुक रुक कर आते रहते थे। हम सभी को पता है साउथ अफ्रीका ही वो जगह है जहां से पहला गांधी जी का अश्वेत आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए उन्हीं की याद में इस मूर्ति को बनाया गया है। और ये कितनी फुट बड़ी है? ये 8 फुट स्टैचू है, 8 फुट। देखिए इस आर्टिकल में हमें जानना है कि जो 1990 के दशक में साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में एक रिपोर्ट आई है जो कि कहता है कि इसमें कुछ बदलाव आए हैं। हम इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले या फिर इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। तो देखिए साइक्लोन एक सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो वार्म ओशन के ऊपर बनते हैं। हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी का जो सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 26 डिग्री के आसपास का होना चाहिए। यही वजह है कि साइक्लोन जो है वो अधिकतर किस इलाकों में आते हैं? वो गर्म इलाकों में ही आते हैं। दरअसल देखिए क्या होता है कि समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ने पर उसके ऊपर जो मौजूद गर्म हवा और नर्म हवा होने की वजह से क्या होती है? हल्की हो जाती है और फिर ये ऊपर उठती है। इस हवा का जो एरिया होता है वो खाली होता जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। इस खाली जगह पर आसपास की जो ठंडी हवा पहुंचती है वो और भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और इस तरीके से क्या होता है कि एक साइकिल शुरू हो जाती है। तो देखिए इस आर्टिकल में जो क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस जर्नल ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें क्या कहा है कि 1990 के दशक में जो अरेबियन सी के ऊपर साइक्लोन बनने की संभावना थी उसमें तेज बदलावों की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए इसके अंदर एक और बात की गई कि जो साइक्लोन जेनेसिस और साइक्लोजेनेसिस, एक है साइक्लोन जेनेसिस और दूसरा है साइक्लोजेनेसिस। ये एक इंडिकेटर है जो साइक्लोन बनने की संभावना को दर्शाता है और ये एक पैरामीटर पर डिपेंड होता है जिसमें क्या क्या होते हैं? सी सरफेस टेम्परेचर, ओशियन हीट कंटेंट, वाइड चेंज फ्रॉम द सरफेस एंड अपर एटमॉस्फेयर एंड रोटेशन ऑफ वाइंड नियर द सरफेस इंक्लूड है। अब देखिए जो साइक्लोन है ये सब क्या होते हैं? ये साइक्लोन बनने के रीजन होते हैं लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। इस आर्टिकल में, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आगे इसमें कहा गया कि ये जो वाइंड रोटेशन को छोड़कर, देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो वाइंड रोटेशन है उसको छोड़कर बाकी सभी कारकों ने 1990 में हायर साइक्लोन फॉर्मेशन पोटेंशियल का फेवर किया है। देखिए इसमें अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये परिवर्तन तीव्र वृद्धि इसी समय के आसपास क्यों होती है? तो प्रेजेंट स्टडी में कहा गया है कि अरेबियन सी के ऊपर साइक्लोजेनिक पोटेंशियल में तेजी से वृद्धि वार्म आर्कटिक कोल्ड यूरेनेशिया या फिर जो वीस है यानी कि जो वीस पैटर्न है WACE पैटर्न उसके बदलाव के साथ ना ये मेल खाती है। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये वीस आर्कटिक के रूप में जो होता है ये वार्म सरफेस की टेम्परेचर का एक पैटर्न है और ये यूरेशिया के ऊपर कोल्ड सरफेस की टेम्परेचर का एक बड़ा हिस्सा है। ये पैटर्न जो है वो अपर लेवल के सर्कुलेशन चेंजेस से जुड़ा होता है और ये इंडियन ओशियन सेक्टर तक इसकी जो होती है वो पहुंच होती है। बेसिकली हमें इस आर्टिकल में जानना था कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इन सब की वजह से क्या क्या ऐसे मेजर चेंजेस को मापा गया है जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, जो 1990 के साइक्लोन थे उसमें इस तरह के जो बदलाव हुए या फिर उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए
उसे इस स्टडी में डीपली बताया गया है कि क्या क्या पैरामीटर्स है जिनके कारण इसमें इसके फॉर्मेशन में जो है वो बदलाव हुए हैं। आज की प्रीलिम डिस्कशन में इतना ही था। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।